हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपनी का सामान्य परिचय देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कंपनी का वर्गीकरण कैसे होता है, कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी के प्रकार की बात करें तो कंपनियों को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर जब कंपनी का निर्माण हो तो किन किन आधारों पर इसका निर्माण किया जा सकता है। तो कंपनी के निर्माण के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली है राजज्ञा के आदेश पर या राजज्ञा द्वारा निर्मित कंपनियां। राजा की आज्ञा, पहले जब राजा हुआ करते थे तो उनके आधार पर, उनकी आज्ञा पर, उनके फरमान पर, चार्टर पर कंपनियों का निर्माण होता था। लेकिन आजकल भारत में यह, क्योंकि राज्य व्यवस्था नहीं है, इसलिए भारत में राजज्ञा द्वारा कंपनियों का निर्माण नहीं किया जाता है। आपको एक कंपनी का नाम याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड के फरमान चार्टर द्वारा उसकी स्थापना भारत में हुई थी। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना भी राजज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी का उदाहरण है। तो इस तरह से यह राजज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी भारत में निर्मित नहीं की जाती हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका वैधानिक कंपनियां, विधान द्वारा निर्मित। वैधानिक कंपनियों का आशय ऐसी कंपनियों से है जो संसद द्वारा, हमारे देश की संसद, भारत में भारत की संसद द्वारा उचित नियमों, निश्चित उपबंधों के आधार पर जिनका निर्माण किया जाता है उसे वैधानिक कंपनियां कहते हैं। जिनका निर्माण संसद द्वारा किया जाए, संसद द्वारा उपबंध करके किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? वैधानिक कंपनियां। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक उदाहरण है किसका? वैधानिक कंपनी का। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये वैधानिक कंपनियों के उदाहरण हैं। तीसरे नंबर पे आपकी आती है पंजीकृत कंपनियां या समामेलित कंपनियां। आजकल इन्हीं कंपनियों का प्रचलन है। कैसी कंपनियां? ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व के अधिनियमों, जिसका निर्माण कंपनी अधिनियमों तथा इसके पूर्व के अधिनियमों के द्वारा हुआ हो, वे सभी पंजीकृत कंपनियां या समामेलित कंपनियां कहलाती हैं। आई होप आपको निर्माण के आधार पर समझ में आ गया होगा। निर्माण के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं। राजज्ञा द्वारा निर्मित, वैधानिक कंपनियां विधान द्वारा निर्मित, संसद जो पारित करके कंपनी बनाए, संसद निश्चित उपबंधों के आधार पर बनाए, वो वैधानिक। और तीसरी जो कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व के अधिनियमों 1956, 1888, कई अधिनियम हैं, उन अधिनियमों के आधार पर जिनका निर्माण किया गया हो वे कहलाती हैं पंजीकृत कंपनियां या समामेलित कंपनियां। अब दूसरे नंबर पे आता है किसके आधार पर? सदस्यों के दायित्व के आधार पर। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, सीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनियां। सीमित दायित्व वाली कंपनियों से आशय ऐसी कंपनियों से है जिन कंपनियों में उनके सदस्यों, अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। आजकल यही कंपनियां ज़्यादा प्रचलन में हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं? पंजीकृत कंपनी के अंतर्गत आती हैं। दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व होता है ऐसे सदस्यों का। मान लीजिए आपने
किसी कंपनी का 10 रुपए का एक अंश लिया तो आपका जो दायित्व होगा वो मात्र 10 रुपए के लिए होगा। आपने मान लीजिए 6 रुपए दिया है, 4 रुपए बाकी है, कंपनी को नुकसान हुआ है तो मात्र आप उस 4 रुपए के लिए जिम्मेदार होंगे और आप 4 रुपए देंगे। आपको कंपनी के नुकसान से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला जब आपका दायित्व क्या हो, सीमित हो। तो सीमित दायित्व का मतलब ये हुआ कि उसके जो सदस्य होंगे उनका दायित्व सीमित होगा, उनके द्वारा लिए गए अंशों के बराबर होगा। असीमित दायित्व की बात करें तो असीमित दायित्व वाली कंपनियां न के बराबर हैं, लेकिन ये असीमित दायित्व वाली कंपनियां जब चाहे अपने आप को सीमित दायित्व वाली कंपनी में कन्वर्ट कर सकती हैं। निश्चित नियम के तहत अपने आप को ये सीमित दायित्व वाली कंपनी में बदल सकती हैं। असीमित दायित्व वाली कंपनियां, इनके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। ये एक बहुत बड़ी साझेदारी फर्म की तरह हुआ करती हैं, लेकिन ये न के बराबर हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दायित्व के आधार पर हमारी कंपनियां कितनी हुई, 2 हुई, सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। अब आते हैं तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। किसका स्वामित्व है उस पर। स्वामित्व के आधार पर कंपनियां 3 होती हैं। ये पहली है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी कुल पूंजी का 51%, मान लीजिए 100 रुपये कुल पूंजी है तो उसका कितना, 51 रुपये या तो केंद्र सरकार का हो या तो राज्य सरकार का हो या अंशतः कुछ केंद्र सरकार का हो कुछ राज्य सरकार का हो, तो वह कौन सी कंपनी होगी, सरकारी कंपनी। फिर से समझिए, सरकारी कंपनी वह कंपनी होगी जिसकी कुल पूंजी का 51%, 51%, कुल पूंजी का 51% या तो केंद्र सरकार का हो या तो राज्य सरकार का हो या कुछ केंद्र सरकार का कुछ राज्य सरकार का, लेकिन दोनों मिलाकर के 51% होना चाहिए। बात समझ में आ गई इतना? तो ये हो गई सरकारी कंपनी। आगे आते हैं तो अब होती है एक सहायक कंपनी। मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके 50% शेयर को किसी और कंपनी ने खरीद लिया। कोई कंपनी पहले से चल रही है, लॉस में जा रही है, तो कोई ऐसी कंपनी उसके 50% अंशों को खरीद ले, 50% अंशों को खरीद ले, तो जिस कंपनी की 50% हिस्सेदारी खरीदी गई वह कंपनी सहायक कंपनी कहलाएगी। वह कंपनी क्या होगी, सहायक कंपनी होगी। कौन कंपनी, जिसका खरीदा गया तो सहायक कंपनी हो जाएगी। स्वामित्व तब उसको ज़्यादा मिल गया, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा था 51%। कौन ले लेगा, दूसरी कंपनी ले लेगी। तो जिसका 50% से थोड़ा कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, सहायक कंपनी। तीसरा होता है सूत्रधारी कंपनी। अब सूत्रधारी कंपनी से आप क्या समझते हैं, वही कंपनी जिसने किसी कंपनी का 51% से ज़्यादा, उसकी कुल पूंजी का 51% से ज़्यादा खरीद लिया, तो वह कौन सी कंपनी कहलाएगी, सूत्रधारी कंपनी। वह कहलाएगी सूत्रधारी कंपनी। इस तरह से आपने देखा कि कंपनी का निर्माण आपने 3 प्रकार से देखा। पहला तो निर्माण के आधार पर 3 होती हैं, राज्याज्ञा द्वारा निर्मित, वैधानिक कंपनियां तथा समामेलित या पंजीकृत कंपनियां। दूसरा आपका होता है सदस्यों के दायित्व के आधार पर। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, सीमित दायित्व वाली कंपनियां और असीमित दायित्व वाली कंपनियां। तीसरा आपने देखा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी कंपनियां 3 होती हैं। पहला सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वह कंपनी जिसकी 51% कैपिटल या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार या दोनों के द्वारा।
आपका दूसरा था सहायक कंपनी, हमने बताया वह कंपनी जिसकी 50% ज़्यादा था, 50% से ज़्यादा शेयर कोई और कंपनी खरीद ले तो वह कंपनी जिसकी पूंजी 50% से कम हो जाती है वो सहायक कंपनी कहलाती है, हो जाती है। इसके अलावा लास्ट वन आपने देखा सूत्रधारी कंपनी, वह कंपनी जिसने किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा अंश खरीद लिए तो वह हो जाती है सूत्रधारी कंपनी। इस तरह से आपने देखा कि कंपनियों के कितने प्रकार होते हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आएंगे सीधे अंश पे। अंश क्या होते हैं, अंश पूंजी क्या होती है, अंशों का निर्गमन कैसे होता है, अंशों के निर्गमन के समय कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, इसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जब भी अगला वीडियोस अपलोड हो तुरंत मिल सके और आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।